अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो ये शुरू करते हैं नावल का नाम है महरम। आज है इस नावल की थर्ड एपिसोड, तीसरी किस्त है और इसको लिखा है अनीला कमल ने। और ये मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है इस नावल की। पहले मैंने रिकॉर्डिंग की तो बाद में पता चला मुझे रिकॉर्डिंग करने के बाद कि मेरा तो माइक ऑन ही नहीं था, तो मेरा बहुत सा टाइम वेस्ट हो गया। तो अब ये मुझे फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो बहरहाल चलें, ये फिर इस तरह के कामों में ये चीज़ें चलती हैं। तो ये नावल को शुरू करते हैं। कपड़ों के ढेर में सर को पकड़कर उल्टे मुंह लेटे मोहिब दुनिया का सबसे परेशान तरीन और दुखी तरीन बंदा लग रहा था। आखिर होना भी चाहिए था, क्योंकि आज सारे घर वालों के कपड़े जो धोने थे। कपड़ों का ढेर बता रहा था, जैसे जैसे घर के सिले अनसिले, पहने अनपहने, सब के सब यहाँ इकट्ठे कर दिए हों। अब मोहिब ये देख देख कर दिल को थामे था कि वो धोएगा कैसे ये सब। या अल्लाह, किस गुनाह की सज़ा है। मोहिब ऊंची आवाज़ में बोला, मुझसे पंगा लेने की। गुड़िया मज़े से साइड पर पड़ी कुर्सी पर किताब पढ़ती बोली, जैसे जिसे आगा शाह जान ने खास मोहिब पर नज़र रखने को कहा था। तो मेरी बहन नहीं हो सकती। मोहिब दुख से बोला, आपके कहने से क्या होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप हमारे भैया नहीं हो सकते। गुड़िया मज़े से बोली और साथ ही प्लेट में से पास्ता का चम्मच लिया, जो कल आगा जान ने खास उसके लिए अलग से निकाल कर रख लिया था। कैसी है ये ज़िंदगी मेरी, कहाँ है प्यारी सी दुल्हन मेरी। मुहिब कपड़ों को मशीन में डाले, साथ ही दुखी सा गाना गाने में मसरूफ़ था। दुल्हन भी आ जाएगी भैया, पहले ये कपड़े जल्दी से धो लें। गुड़िया ने मुहिब की बेसुरी आवाज़ को सुनकर कहा, तुम बेटा आना तो सही मेरे पास, भैया ये सवाल तो समझा दें। मुहिब घूर कर गुड़िया की नकल उतार कर बोला, साथ ही कपड़े ड्रायर से निकाल कर एक तरफ रखने लगा। हाँ हाँ, नहीं आऊँगी। फिर जब मैं और मुहिब भैया आगा जान से आइसक्रीम खाएंगे तब भी ना आना आप। गुड़िया मज़े से बोली, तुम सब मेरे जानी दुश्मन हो और कुछ नहीं। मुहिब तप कर बोला, जानी दुश्मन बनना तो किसी अच्छे बंदे के बनते, तुम जैसे नगारा धोबी के तो ना बनते। मुहिब अपनी एक और शर्ट लाकर पास फेंक कर बोला, जिस पर मुहिब ने गुस्से से उसे देखा। एक काम कर, तू भी मशीन में घुस जा ताकि तू भी अच्छे से धुल जाए। मुहिब गुस्से से मुहिब का हाथ पकड़कर मशीन की तरफ धक्का देकर बोला, नहीं, ये मुबारक काम तुम कर लो तो बहुत एहसान होगा। वैसे भी आप तो 1 मिनट बड़े हो भैया हमारे, इसलिए ये आप करो। मुहिब मज़े से मुहिब को मज़ीद तपाकर बोलता गुड़िया के पास जाकर बैठ गया। देख लूँगा तुम लोगों को, बदतमीज़। मुहिब तप कर गुस्से से देखता, फिर से कपड़े मशीन में डालता बोला, जिस पर गुड़िया और मोहिब दोनों मुंह चिढ़ा के, चलो गुड़िया आज जॉगिंग पर चलते हैं और जलते लोगों को मज़ीद जलाते हैं। मोहिब गुड़िया को बाजू से खींच कर उठा कर बोला, जिस पर मोहिब गुस्से से तपता रह गया। कर लो बेटा, कर लो, उड़ा लो मजाक, अपना भी टाइम आएगा। मोहिब गुस्से से बोला, ओके, इंतज़ार रहेगा। गुड़िया मज़े से बोलती चेंज करने चल दी और पीछे ही मोहिब भी हंसता हुआ चला गया। नई जगह पर आने की वजह से रात भर अजब बेसुकूनी रही, लेकिन अब जब सुबह का अलार्म बजा तो बंद आँखों से इसे बंद किया और उठकर वॉशरूम घुस गया। मुंह हाथ धोकर अपना जॉगिंग का ड्रेस पहने बाहर आया, जो कल ही वो लेकर आया था, और साथ में जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें थीं। एक नज़र खुद को आईने में देखकर कमरे को लॉक करता बाहर निकल गया। कुछ ही फासले पर एक काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ था, जहाँ वॉक का ट्रैक भी था और साथ ही जॉगिंग ट्रैक भी। काफ़ी लोग, जिनमें ज़्यादातर नौजवान थे, वॉक करने में मसरूफ़ थे और कुछ तो बस बैठकर आती जाती लड़कियों को देख रहे थे। एक नज़र सब पर डालकर वो खुद पर अजली सख्ती का खोल चढ़ा चुका था और कानों पर हैंड फ्री लगाए अपने काम में मगन जॉगिंग कर रहा था। रेस लगाएं भैया, गुड़िया ट्रैक पर आती बोली, जिस पर मोहिब मुस्कुरा दिया। ओके, जीतने वाला सिकंदर और उसको मिलेगा एक गिफ्ट। मोहिब भी ट्रैक पर कदम रखता बोला, जिस पर गुड़िया की आंखों में चमक आई और ओके का इशारा किया और आखिरी विनर पॉइंट को ओके किया। तैयार हैं भैया हारने के लिए। गुड़िया अच्छलती बोली, जी जीतने के लिए, जी नहीं जीतने के लिए। मोहिब सीधा होता बोला, तो ठीक है, फिर रेस स्टार्ट होती है आपसे। गुड़िया भागना शुरू करती बोली, ये तो चीटिंग है। मोहिब गुड़िया को भागता देखकर बोला, जी नहीं, आज जीत कर दिखाएं। गुड़िया आगे आगे भागती बोली, जिस पर मोहिब भी पूरे जोर से भागने लगा। लेकिन गुड़िया तो रोज़ आका जान के साथ यहाँ आती थी, इसलिए ये भागना इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था और हमेशा की तरह मोहिब आज फिर से हारने वाला था। गुड़िया तेज़ी से भागती जा रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो मोहिब बहुत पीछे झुका हुआ गहरे सांस ले रहा था। गुड़िया जोर से हंसने लगी और फिर भागना शुरू हुई, लेकिन जैसे ही मुंह सीधा किया किसी पत्थर से टकरा गई और नीचे जा गिरी। आई माँ, मम्मा, मार डाला। गुड़िया सर को पकड़कर दर्द से बोली। आखिर मुर्तज़ा खुद में मगन जॉगिंग कर रहा था जब कोई पीछे थे उसमें जोर से टकरा गया, लेकिन इसे तो कोई फ़र्क ना पड़ा, जबकि बंदा
दूसरा बंदा नीचे गिरा पड़ा था। गुस्सा तो बहुत आया लेकिन फिर भी पीछे मुड़कर देखा तो कोई लड़की नीचे गिरी हुई थी और सर को पकड़कर बैठी थी। अल्लाह, खून तो नहीं निकल रहा? गुड़िया सर को हाथ लगाकर देखकर बोली। हाँ, वो देखो तो खून की नहर बहने लग गई है। आखिर पैंट में हाथ डालकर बोला। इसकी बात पर गुड़िया ने सर ऊपर उठाया तो एक बार फिर से दोनों को झटका लगा। आज का तो दिन ही मनहूस होगा। आकिब गुस्से से गुड़िया को देखता बोला और अपना बड़ा हुआ हाथ जो उसे सहारा देने के लिए आगे किया था वापस खींच लिया। ये बात मुझे कहनी चाहिए। एक तो सुबह सुबह मेरा सर फाड़ दिया और ऊपर से बातें भी मुझे। सुकून नहीं तुम्हें? अगर सीधी खड़ी होती, गुड़िया सीधी खड़ी होती। गुस्से से बोली। एक मिनट देखो लड़की, तुम खुद आकर टकराई हो। जो अपनी इन 2 किलो की आंखों का इलाज कराओ, समझी? आकर गुड़िया को गुस्से से बड़ी हुई आंखों को देखकर तंज करता बोला, जिस पर गुड़िया तो जल ही गई। तुमसे तो अच्छी ही हैं, मेरी तो चलो 2 किलो की हैं, तुम्हारी तो 1 पाव की भी नहीं है। और किसने कहा मैंने टक्कर मारी? कोई सबूत? गुड़िया कमर पर हाथ टिकाकर गुस्से से बोली और साथ आकिब की सुकेड़ी गई आंखों को देखकर बोली, जिस पर आकिब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। शट अप, मेरे पास फजूल टाइम नहीं। आकिब गुस्से से कदम बढ़ाने लगा। ओ, तुम ही तो मुल्क को चला रहे हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना। ऐसे ही 1 मिनट यहाँ ज़ाया कर दिया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। गुड़िया पीछे से बोली, जिस पर आकिब के चलते कदम रुक गए। तुम्हारा मसला क्या है? एक तो गलती भी तुम्हारी और ऊपर से बदतमीजी भी तुम ही कर रही हो। आकिब अब तब कर गुस्से से बोला। दिल तो कर रहा था कि उसी के कान के नीचे एक लगाए लेकिन मजबूर था। ओ अच्छा, तो तुमने करनी थी बदतमीजी। चलो तुम कर लो, सुन रही हूँ। गुड़िया हाथ बांध कर बोली। उफ अल्लाह, कहाँ फंसा दिया? आकिब पैर पटक कर बोला और जाने लगा। एक बात सुन लो मिस्टर खड़ूस, मुझसे पंगा लेने से पहले सोच लिया करो। बड़े आए। गुड़िया पीछे से ऊंची आवाज़ में इसको सुनाती हुई वापस मोहिब की जाने मुड़ गई, जो वहीं ट्रैक पर बैठा हुआ था। इडियट! आकिब गुस्से से गुड़िया को बोलता नज़रअंदाज करता वहां से चला गया। क्या हुआ? शक्ल पर 12 क्यों बजे? वहीं गुड़िया का बना हुआ चेहरा देखकर बोला, कुछ नहीं, वैसे ही बस किसी की अक्ल ठिकाने लगा कर आई हूँ। गुड़िया वहीं पास बैठकर बोली। ओ, गलती भी उसी की होगी है ना, क्योंकि हमारी गुड़िया तो मासूम है। मोहिब हंसी दबाकर बोला। तो और क्या, मैं तो मासूम? गुड़िया हाँ में सर हिलाकर बोली। अब अच्छा, अब तुम जीत गई हो तो बताओ क्या गिफ्ट लेना है? मोहिब बोला। गिफ्ट ये कि मेरी 1 हफ्ते की असाइनमेंट आप बनाकर दोगे। गुड़िया मज़े से खड़ी होती बोली और साथ ही मोहिब को भी खींच कर खड़ा किया। गुड़िया की बात पर मोहिब का मुंह खुल गया। मैं अपना काम इतनी मुश्किल से करता हूँ गुड़िया, ये तो तुम जुल्म कर रही हो। अब मोहिब खड़ा होता रोनी शक्ल बनाकर बोला, जो समझ लें, लेकिन अब तो आप डील कर चुके हैं ना। गुड़िया मज़े से बोली। गुड़िया की बात पर मोहिब अपनी छोटी बहन को देख कर रह गया। मोहिब से ही कहता है, ये बहन कम और लुमड़ी जाता है। मोहिब जेरेला बुड़बुड़ाया। क्या कहा? गुड़िया ने पूछा। कुछ नहीं, कर दूंगा। मोहिब मुंह बनाकर बोलता पीछे चलने लगा। यह हुई ना बात, आप मेरे प्यारे वाले भैया हो। गुड़िया मोहिब के गले लगती मज़े से बोली, जिस पर मोहिब बेचारा मुंह देखता रह गया। हया सुबह सुबह नाश्ता करके जल्दी से फिर से वही हुलिया बनाकर अब बाहर निकल गई। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इससे। हया बुड़बुड़ाती हुई रोड पर चल रही थी। अब खुद ही नहीं छुड़वाना चाहती। पीछे से यकदम किसी ने जवाब दिया, जब जिस पर हया डर कर उछल पड़ी और मुड़ कर देखा। ये वही था जो कल से तो मासी बनने की ऑफर कर रहा था। तुम? हया दांत पीस कर बोली। जी हाँ, मैं। और मेरे ख्याल में कल ही मैंने आपको यानी मिस फकीरनी को कहा था कि मेरे घर पर मासी बन सकती हैं। पर वो पुरसकून सा हया के तपे चेहरे को देखकर बोली, दिमाग नहीं खराब करो मेरा, बहुत काम है मुझे। हया घूर कर बोलती फिर चलने लगी। हद है मिस फकीरनी, आप लोगों को भी काम है? हैरान सा वो काली आंखों में हैरत लिए बोला। होते हैं, और तुम लोगों से ज़्यादा होते हैं। अब जाओ जाकर काम करो। हया तब कर बोलती आसपास देखने लगी। अच्छा, मिसाल के तौर पर कौन से काम? वो भी कहाँ बात आने वाला था तभी सुकून से बोला, तुम्हें कोई और काम वाम नहीं है क्या? या तुम भी इन लोफर लड़कों की तरह ही लड़की देखी वहीं डेरा जमा कर बैठ जाते हो? हया सर से पाँव उसे देखकर मशकूक सी बोली, जिस पर सामने वाले का मुंह खुल गया। वैसे लगते तो नहीं, लेकिन लगने से क्या होता है, हरकत तो ऐसी ही है तुम्हारी। खुद हया ही तुक्के लगाती बोली। तो बा कैसी फकीरनी है? एक तो मैं यहाँ तुम्हारा भला सोच कर तुम्हें ऑफर कर रहा था, ऊपर से तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। हया की बात पर वो भी तब कर बोला। तो किसने बोला मेरा भला करो? मैंने बोला पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। और ये मिस फकीरनी अब फिर से बोला तो सर फाड़ दूंगी। हया गुस्से से बोली। फकीरनी क्यों फकीरनी ही बोलूँगा, अब मिस वर्ल्ड ब्यूटी तो बोलने से रहा। और रहो ऐसे ही, मैं तो न जाने क्यों तक खाकर आ गया, लेकिन यहाँ तो भलाई का ज़माना ही नहीं। हया को तब कर देखता वो वहाँ से अपनी कार में बैठकर चला गया। बदतमीज, एक दफ़ा ये काम ख़त्म हो जाए फिर सबसे पहले तो मैं ही पकड़ कर अपना गुस्सा निकालूंगी। हया गुस्से से उसे जाता देखकर बोली और फिर साथ ही अपना सर को कोसा, जिसकी वजह से इसे ये सब सुनना पड़ रहा था। अल्लाह करे सर की बीवी सर से सारे काम करवाया करे। हया बद्दुआ देती बोली। सुबह वाले वाक़ये के बाद आकिब मुर्तज़ा शदीद गुस्से में था। इस छोटी सी लड़की ने उसका जीना हराम किया पड़ा था।
हर बार गलती भी इस लड़की की होती थी और बातें भी उल्टा इसे ही सुनना पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात, इस लड़की का सामने ऐसे पटर-पटर बोलना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। हर चीज़ को आग लगाने का दिल कर रहा था। वो डीएसपी जिससे बड़े-बड़े मुजरिम पनाह माँगते थे, इसे एक मामूली सी कमज़ोर लड़की बातें सुनाकर जा चुकी थी। यही वजह थी कि वो शदीद गुस्से में तेज़ कदम उठाता हुआ फ्लैट में आया, लेकिन जैसे ही फ्लैट में आया, सेल पर किसी की कॉल आने लगी। गुस्से से जॉगिंग शूज़ उतारकर फेंकता सेल को पकड़ा, जहाँ पर मरियम बेगम का नाम जगमगा रहा था। मम्मा की कॉल आने पर उसने एक ठंडी सांस भरी और खुद को कुछ हद तक नॉर्मल किया और सांस खींचकर कॉल ओके की। जी मम्मा, यूनिफॉर्म उठाता हुआ मसरूफ बोला, कैसे हो बेटा? रात को खाना खाया था और अभी नाश्ता किया है तुमने कि नहीं? मरियम बेगम परेशानी से बोली, भूख नहीं थी मुझे और अभी फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ तो बाद में कर लूंगा। आफरी में परेशान मत हो, मसरूफ सा वो बोला। घर कब आओगे बेटा? मरियम बेगम ने पूछा। मम्मा प्लीज, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता और मुझे देर हो रही है, इसलिए मैं बाद में बात करूंगा। अल्लाह हाफिज। आकिब मुर्तजा सख्ती से कहता हुआ कॉल काट गया। इस बात पर मरियम बेगम खामोश सी रह गई, जबकि वो गुस्से से फोर यूनिफॉर्म पकड़ता वॉशरूम में घुस गया। गुड़िया और मोहिब को आता हुआ देखकर मोहिब जल उठा। आ गए तुम लोग? मुझे तो लगा था तुम लोगों को खुद जाकर लाना पड़ेगा। मोहिब कपड़े उठाता और तंज करता हुआ बोला, जिस पर मोहिब जो पहले ही गुड़िया की डन हुई डील पर दुखी था, तब उठा। तुम अपना काम कर लो पहले मोहिब। मोहिब की बात पर मोहिब ने हैरत से देखा, जिसके मुंह पर 12 बजे थे। तुम्हें क्या हुआ? ऐसी सड़ियल शक्ल क्यों बना रखी है? कपड़े तो मैं धो रहा हूँ, तो ऐसी शक्ल भी मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि ये फिलहाल मेरे पर सूट करती है। मोहिब कपड़े तय लगाता हुआ बोला, यार गुड़िया के साथ वॉक पर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी आज की। मोहिब दुखी सा बोला, लगता है आज फिर तुमने शर्त लगाई होगी और हर बार की तरह तुम फिर हार गए होगे और गुड़िया ने हमेशा की तरह अपनी तमाम असाइनमेंट का काम तुम्हें दे दिया होगा। क्यों? मैंने ठीक किया ना? मोहिब मजे से बोला। मोहिब की बात पर मोहिब ने सर हिला दिया, जिस पर मोहिब पेट पकड़ कर बरसने लगा। मोहिब ने घूर कर देखा। मुझे देखो, चलो सजा मिली थी, बहुत बड़ी थी मेरे लिए, लेकिन थी तो एक दिन के लिए, है ना? और खुद को देखो मेरे छोटे भाई, वो भी 1 मिनट के छोटे झूठे, वो भी 1 मिनट के छोटे, खुद जाकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर आए हो। बड़े गए थे ना शो मारते हुए कि लोगों को जलाते हैं, खुद ही जल गए। इसे कहते हैं कभी किसी मजलूम की आम मत लो, और खासतौर पर वो मजलूम जो सारे घर के लंडे को धो रहा हो। मुहिब मजे से हंसता हुआ मोहिब का मजाक उड़ाता हुआ बोला, दफा हो जाओ। मोहिब एक मुक्का मारता हुआ अपने कमरे की जानिब चल दिया। हिफ्जा आज जल्दी-जल्दी सुबह ही उठ गई थी ताकि आज उसे खाला की बातें ना सुनना पड़े। जल्दी से मनान को फीडर बनाकर पकड़ आती हुई खुद जल्दी-जल्दी नाश्ता करने लगी। आराम से खाओ, किस बात की जल्दी है? राशिदा बेगम ने इसे जल्दी-जल्दी खाना खाते हुए देखकर टोका। अम्मी आज जल्दी जाऊँगी तो मुझे कम से कम खाला की बातें तो नहीं सुनना पड़ेंगी। हिफ्जा आखिरी नवाला मुँह में डालते हुए बोली और साथ ही मनान को देखा जो फीडर खाली कर चुका था। हाथ साफ करती जल्दी-जल्दी मनान को उठाया और चादर से मुँह ढाँपकर राशिदा बेगम को अल्लाह हाफ़िज़ कहती बाहर निकल गई। हिफ्जा जैसे ही मेन रोड पर आई, सामने ही उसके बॉस लियाकत साहब गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे। अपने बॉस को यूं देखकर हिफ्जा हैरान हुई। अरे तुम आ गई, चलो बैठो, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। लियाकत बलोच ने नरमी से हिफ्जा को देखकर कहा। इस बात पर हिफ्जा शर्मिंदा हुई। सॉरी सर, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप इंतजार करें। हिफ्जा ने कहा, अरे इसमें अच्छा लगने न लगने की क्या बात है? तुम हमारे ऑफिस में काम करती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारा ख्याल रखें। और ये मुरब्बत अल्लाह अर्ज को एक साइड पर रख दो। हिफ्जा को गाड़ी में बैठाकर वो बोला और साथ ही हिफ्जा का गहरा जायजा लिया। हिफ्जा ने कल वाला ही सूट पहना हुआ था। तुम रोज एक ही सूट में आती हो? गाड़ी ड्राइव करते हुए बॉस बोला। हिफ्जा को जो पूछना अजीब लगा। जी सर, हिफ्जा ने आहिस्ता से कहा। अच्छा चलो, आज फिर वापसी पर कुछ सूट ले लेना, ये तो काफ़ी पुराना हो गया है। एक नज़र देखकर बॉस बोला। हिफ्जा ये सुनकर गड़बड़ा गई। नहीं सर, आपकी बहुत मेहरबानी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप बिला वजह ये तकलीफ ना करें। मैं इतने एहसानों का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए माजरत। हिफ्जा ने साफ साफ इनकार किया, जिस पर लियाकत बलोच ने हिफ्जा को देखा, जो वाकई एक नापसंद लड़की थी। चलें, जैसी आपकी मर्जी, लियाकत ने कुछ सोचकर कहा, जिस पर हिफ्जा ने सर हिलाकर खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। खूबसूरत था और ज़िद्दी भी, लेकिन लियाकत बलोच ने दिल ही दिल में सोचा, जिससे हिफ्जा बहुत अनजान और दूर थी। ज़िंदगी एक बार फिर से उसका इम्तिहान लेने वाली थी। हया सारा दिन रोड पर बैठी आस-पास नज़र रख रही थी, जब एक हट्टा-कट्टा फ़कीर उसकी जानिब आया और हया को सर से पाँव तक घूरा। "ए लड़की, तू नहीं है क्या?" वो बोला। हया ने नापसंदीदा नज़रों से उसे देखा। "हाँ," हया ने कहा। "किसके लिए काम करती है ये रीतू?" वो मशकूक सा बोला। "किसके लिए? क्या मतलब? अपना पेट पालती हूँ बस," हया ने मासूम बनकर कहा, जिस पर इस आदमी ने आस-पास देखा। "कहाँ रहती है? आज से पहले नहीं देखा।"
वो फिर से बोला, हाँ अब कोई भी नहीं रहा मेरा, तो बस मजबूरी में मुझे भीख मांगना पड़ी। हया ड्रामा करती झूठ मूठ के आंसू बहाकर बोली, चल कुछ ना हुआ तो हमारे ग्रुप में आ जा, रोटी मकान सब मिलेगा। वो हमदर्दी में बोला, अल्लाह आपको इसका अजर दे भाई, पर मैं क्या करूंगी आपके ग्रुप में। हया मासूम सी बोलती, तो कुछ ना करी, जब कुछ करना होगा तो बता देंगे। वो आदमी हया को गौर से देखकर बोला, ठीक है फिर कल से मैं आ जाऊंगी। पुराना पर आना कहाँ है। हया बोली, तो यही आ जाए, मैं आ जाई, मैं तुझे ले जाऊंगा, चल ख्याल रखी अपना, यहाँ लुटेरे बहुत हैं। वो आदमी हया को बोलता फिरते हजूम में गुम हो गया। और हया खुश हो गई कि चलो 2 दिन की मेहनत है, कुछ तो मिला। आगा जान गुड़िया कमरे का दरवाजा खोलती अंदर आती प्यार से बोली, जी आगा की जान। मुस्तफ़ा जो किसी फाइल को देख रहा था वो रख कर गुड़िया की जाने मतवजा होता बोला। गुड़िया चलती हुई मुस्तफ़ा के पास गई, गोद में सर रख कर लेट गई। मुझे टेस्ट नहीं आता। गुड़िया बोली, ये तो बहुत गलत बात है, आप तैयार करो लो। और लो बुक्स, मैं तैयार करवाऊं। मुस्तफ़ा सर में हाथ फेर कर बोला। वो बुक इंशाल के पास रह गई। गुड़िया मासूम थी, बोली, फिर अब क्या इसकी तैयारी करोगी। मुस्तफ़ा ने पूछा, आप मुझे इनके घर छोड़ आए। गुड़िया लाड से बोली, जिस पर मुस्तफ़ा ने घूरा, आप जानती हो कि मैं नहीं इजाज़त दूंगा। मुस्तफ़ा बोला, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़, जल्दी आ जाऊंगी पक्का, और कुछ गलत भी नहीं करूंगी। वादा। गुड़िया गले में बाजू डालकर बोली, जिस पर हमेशा की तरह मुस्तफ़ा फंदी पिघल चुके थे। ठीक है, लेकिन कोई उल्टा काम किया तो फिर मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। मुस्तफ़ा मुस्कुराकर बोला और गुड़िया के माथे पर लब रखे, ओके पक्का, अब आप जल्दी से तैयार हो जाए, मेरे भैया को हैंडसम लगना चाहिए। गुड़िया आंख मारकर बोली, जिस पर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया और उठकर चेंज करने चल दिया। मोहित बाहर बैठा टीवी पर कोई शो देख रहा था जब गुड़िया हाथ में कुछ नोट्स पकड़े हुए वहां आई। जबकि दूसरी जानी मोहित थकन से बेहाल हो चुका था, लेकिन कपड़े अभी आधे धोए थे, लेकिन जैसे भी इसे ये सजा न तो करनी ही थी। मोहित भैया। गुड़िया पास आकर बोली, हाँ बोलो। मोहित टीवी देखता हुआ बोला, ये ले नोट, तो जब तक मैं आऊँ आप ये बना कर रख लेना, मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ, मेरा टेस्ट है ना, तो कल वहीं तैयारी करूंगी। तो गुड़िया सारी बात बताती, गुड़िया बाद में बना दूंगा, अभी मैं बहुत अहम शो देख रहा हूँ। मोहिब ने कहा, मोहिब भैया याद से बनाना है, नहीं तो मैं आगा जान को आपकी शिकायत लगा दूंगी। गुड़िया ने धमकी दी, जिसका असर अच्छा खासा हुआ था कि मोहिब पैर पटक कर गुड़िया से नोट ले चुका था। हाय मेरे मासूम भैया, भाई खुद ही मुसीबत को गले लगा कर आया, अब भुगतो। मोहिब दांत निकाल कर बोला, जिस पर मोहिब ने गुस्से से घूरा। मोहित भैया आप भी जरा हाथ जल्दी चलाएं, हमें ये यूनिफॉर्म कल कॉलेज पहन कर जाना भी है। गुड़िया कमर पर हाथ रखकर बोली, हाँ हाँ कर रहा हूँ चालाक लुमड़ी। मोहित तप कर बोला, लगता है आपको अभी और सजा की जरूरत है। गुड़िया घूर कर बोली, नहीं मेरी गुड़िया, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो ऐसे ही सीरियस ले गई। मोहित बड़बड़ा कर जल्दी से बोला, जानती हूँ आपको अच्छे से, आइंदा मुझसे पंगा लेने से पहले आप सोच सोच जरूर लेना। गुड़िया मजे से बोली, जिस पर मोहित मुंह बनाकर रह गया। कोई नहीं बेटा, आना जरा, तुम काम करवाना है, फिर हिसाब करूंगा पूरा। मोहिब आहिस्ता से बोला, चलें डोल। मुस्तफ़ा फंदी तैयार होता नीचे आया। सफ़ेद शर्ट के साथ आम सी जीन्स में वो बहुत पुरवकार लग रहा था। वो भैया, वाह भैया, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मोहिब आंख दबाकर तारीफ करता बोला, मेरे आगा जान तो हैं ही हैंडसम। गुड़िया आगा जान के गले लगती प्यार से बोली, ये लो आगा जान की चमची। मोहिब आहिस्ता से बोला, तुम काम पर ध्यान दो, नहीं तो रात का खाना भी तुमसे बनवाएंगे। आगा जान ने घूर कर कहा, जिस पर मोहिब अपना सा मुंह लेकर रह गया। जबकि गुड़िया आगे आगे भागती बाहर निकल गई और आगा जान दोनों को आंखों ही आंखों में घर का ध्यान रखने का बोलकर बाहर निकल गए। देखा, मैं ना कहता था, आगा जान ने हमें लेकर पाला है। मोहिब रोनी शक्ल बनाकर बोला, सही कह रहे हो, जैसे तुम्हारी हरकतें, इनसे लगता भी यही है। मोहिब नोट्स उठाकर बोला, दफा हो जाओ, तुम तो वैसे ही जले रहते हो। मोहिब तप कर बोला, हाँ तुम कोई हूर परी हो ना। मोहिब ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। भाड़ में जाओ। मोहिब कपड़े उठाकर कमरे में रखने को उस जानिब चल दिया। जी मिस हया, कोई प्रोग्रेस हुई, कोई उम्मीद रखूं मैं आपसे। तपा हुआ वो फिर से हया के पास आया था। क्यों, इस ये केस जल्द जल्द सुलझाना था। जी सर, कुछ हद तक कामयाबी हुई है। आज एक फकीर आया था तो मुझसे कहा कि मैं इनके ग्रुप में आ जाऊं, अब कल से उसके साथ जाऊंगी, फिर इंशाल्लाह हम पकड़ लेंगे। हया बोले, जल्दी जल्दी कह रहे हैं, चले अच्छा है, जितना जल्दी हो सकता है इतना जल्दी जहन को इस्तेमाल करें। हाथ में कुछ सिक्के लिए डीएसपी साहब बोले, हाँ मुझे तो शौक है ना जैसे भिखारी बनने का, जो मैं देर लगाऊंगी। हया तब कर आहिस्ता से बोली, कुछ कहा आपने। आके मुर्तजा सिक्के हया के सामने रखकर सीधा होता बोला, नहीं सर, मेरी मजाल भला जो कुछ बोलूं। हया लफ्ज चबाकर बोली, ओके मैं अमजद को भेज दूंगा ताकि वो आपकी हिफाजत के लिए साथ रहे। आंखों पर ग्लासेस लगाए आके बोला और वहां से चला गया। जी सर, कंजूस सर, अल्लाह बंदा को 500 दे देता। पता भी है इतनी धूल मिट्टी में यूं मांगना आसान काम तो नहीं, लेकिन इनको क्या पता, पता नहीं ये 5 रुपए कब से रखे थे जो आज दे यहाँ दे गए। हया आहिस्ता से तब कर बोली,
हिफ्ज़ा को बॉस के साथ आता देखकर सब लड़कियां हैरान हैं। हिफ्ज़ा को खुद बहुत अजीब लगा था, इसलिए उसने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, वो बॉस के साथ नहीं आएगी। मनान को उसकी जगह पर लिटाकर खुद काम में जुट गई। कुछ देर बाद खालदा वहां आई तो इसे काम में मसरूफ देखकर एक नज़र डालकर इसके पास आ गई। शुक्र करो तुम यहाँ टिकी हुई हो, क्योंकि ये खास बड़े साहब का कहना है कि हिफ्ज़ा को कुछ ना कहा जाए। खालदा तंज करती वहां से चली गई, जबकि हिफ्ज़ा हैरान और परेशान वहीं खड़ी रह गई। भला बॉस इस कदर मेहरबान क्यों हो रहे हैं? इस सब एहसान के पीछे इनका क्या फ़ायदा? हज़ार सवाल थे जिनका जवाब हिफ्ज़ा के दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा मोहतात हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद एक लड़की हाथ में कुछ शॉपर लिए हिफ्ज़ा के पास आई। ये तुम्हारे लिए बॉस ने भेजे हैं। शॉपर वहाँ रखकर वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। पास वाले टेबल पर खड़ी लड़की मायदा ने हिफ्ज़ा को हैरत से देखा। हिफ्ज़ा खुद परेशान थी इस सब मेहरबानियों पर, इसलिए शॉपर उठाकर ऑफिस की जानिब चल दी। ऑफिस के सामने पहुंचकर चेहरे पर निकाब किया और दस्तक देकर अंदर गई। हाँ आओ, तुम्हें पसंद आई ये सूट? लियाकत हिफ्जा के हाथ में पकड़ा शॉपर देखकर बोला, नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये नहीं रख सकती, इसलिए मेरी तरफ से माजरत। टेबल पर शॉपर रखती हिफ्जा बोली, जिस पर लियाकत बलोच के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तुम चाहो। शॉपर को पकड़कर डस्टबिन में फेंक कर वो बोला। हिफ्जा को हैरत ना हुई, क्योंकि बॉस के पास पैसे कौन से कम थे जो वो इस सब को परवाह करता, इसलिए खामोश हुई। मुझे इजाजत दे, मैं चलती हूँ। हिफ्जा कदम बढ़ाकर बोली, कल से तुम मेरी सेक्रेटरी की जगह करो काम करोगी और तुम्हें लेने मेरा ड्राइवर आ जाया करेगा। हिफ्जा की बात पुश्त को देखता हुआ बोला, लेकिन सर। हिफ्जा ये सुनकर वापस मुड़कर बोलने लगी, जिससे लियाकत ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। बस जो कहना था कह दिया, आप जाओ। लियाकत बलोच ने कहकर हिफ्जा को जाने का कहा। हैरत और परेशानी में डूबी हुई वहां से वापस आ गई। गुड़िया को मुस्तफा फंदी इंशाल वालों के घर छोड़कर जा चुका था। गुड़िया भागती हुई घर गई, जहां लॉन में ही इंशाल बैठी थी। गुड़िया को आता देखकर खुशी से चीख उठी और भाग कर गले लगी। हाय गुड़िया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम आ गई हो। इंशाल खुशी से बोली, देखा मैंने कहा था ना, गुड़िया के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। गुड़िया ने मजे से कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे आका जान जो है वो पिघल गए होंगे। इंशाल ने कहा, बस ये भी मेरा ही कमाल है, बहुत मुश्किल से मनाया है। गुड़िया ने कहा, चलो छोड़ो, अंदर आओ चले। अशनाल बहुत इंतजार कर रही थी, मम्मा पापा भी नहीं घर पर, बड़ा मजा आएगा। इंशाल भागती हुई अंदर ले जाती बोली। आगे से इशनाल भी आवाज सुनकर बाहर आ रही थी। गुड़िया को देखकर चीख पड़ी। फिर तीनों प्लान के मुताबिक चुपके से बाहर निकल गई, क्योंकि तीनों ने प्लान बनाया था कि वो आज खूब मजे करेंगी। और इसी बात पर अमल करने को अब वो जा रही थी। यार आका जान की बर्थडे है परसों और मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया, गुड़िया परेशानी से बोली, और साथ ही उस खड़ूस को जिसकी वजह से उसकी हर पसंद आने वाली चीज खराब होती थी, दिल ही दिल में बुरा भला कहा। अच्छा चलो फिर ऐसा करते हैं कि हम पहले तुम्हारे आका जान के लिए कुछ ले लेते हैं, फिर बाकी का प्लान बाद में, इंशाल ने कहा, जिस पर तीनों ने हामी भरी और एक गिफ्ट शॉप की जानिब चल दी। वहाँ काफ़ी देर के बाद आंखें थक हार कर गुड़िया को एक बहुत प्यारी और नफीस सी घड़ी पसंद आई। वाकई ये बहुत प्यारी है, इंशाल दाद देती हुई बोली, और फिर उसकी पेमेंट करने के बाद तीनों बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही बाहर आई थी, एक लड़का भागता हुआ आया और गुड़िया का पर्स छीनकर भाग पड़ा। गुड़िया शौक हुई, लेकिन फिर जैसे ही समझ आई वैसे ही पूरा जोर लगाकर उसके पीछे भागी। मोहिब को वो हर बार हराया हराया करती थी, और कॉलेज में होने वाले स्पोर्ट्स में भी हमेशा जीत उसी की हुआ करती थी। इसलिए कुछ ही पल बाद वो लड़का जमीन पर गिरा हुआ था, क्योंकि गुड़िया ने पीछे से उसे भागते हुए हाथ से धक्का दिया था। इंशाल और शनाल भी भागती हुई पीछे आ गई थी, लेकिन तब तक गुड़िया इस लड़के को मार मार कर आदमू कर चुकी थी। छोड़ दो गुड़िया, अब बस करो, इतना बहुत है। इंशाल और अशनाल गुड़िया को पकड़कर बोली, लेकिन गुड़िया का गुस्सा कम नहीं हो पा रहा था। हया को मिलने के बाद अब ये गाड़ी की जानिब जा रहा था कि अचानक इस जानिब शोर आने लगा। जल्दी से भागता हुआ वहां पहुंचा तो सामने का मंजर हैरान कर देने वाला था। एक लड़की जमीन पर पड़े लड़के को मार रही थी। जल्दी से वो आगे बढ़ा और लड़के को उठाकर एक तरफ किया। लड़की को मुड़कर देखा तो हलक तक मुंह कड़वा हो गया। गुड़िया मार रही थी जब किसी ने आकर आकर लड़के को पकड़कर एक तरफ किया, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखा, गुड़िया का पारा मजीद चढ़ गया। तुम भी मिले होगे इसके साथ? गुड़िया तब कर बोली, जबान संभाल कर मोहतरमा, हर बार मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। नीली आंखों में गुस्सा लिए वो बोला, ओह तो जैसे मैं तो लिहाज करने वाली हूँ, और तुम होते कौन हो इस लड़के को यहाँ से साइड पर करने वाले? गुड़िया फिर से लड़के को मारने के लिए बढ़ी, जिसको आकिब ने अपने पीछे किया। सर फिरी तो थी ही, अब क्या अक्ल भी घास चढ़ने भेज दी है? आकिब मुर्तजा गुस्से से बोला, जिस पर इंशाल और अशनाल ने हैरत से दोनों को देखा। पहचान तो वो भी गई थी इस दिन कैफे वाले वाक़े को। जानते भी इस लड़के ने मेरा पर्स छीना। गुड़िया बोली, क्यों, तुमने इसका पर्स छीना? आकिब ने गुस्से से खरकते होते इस लड़के से पूछा। वो लड़का जो समझ रहा था कोई ऐसे लड़की से बचा लेगा, बुरी तरह फंसा था। क्या पूछ रहा हूँ मैं, कोई जवाब
ना पाकर आकिब गुस्से से बोला, जी जी जी, मैंने इसका पर्स लिया था, लड़का काम कर जल्दी से बोला। जिस पर आकिब ने एक थप्पड़ उसके जड़ दिया और शर्ट के नीचे से पर्स निकालकर गुड़िया को दिया। साहब माफ कर दें, घर पर माँ भूखी है इसलिए ये सब करना पड़ा। लड़का आंसू बहाकर बोला। जिस पर गुड़िया की आंखें नम हुई थी। तो तुम वैसे बोल लेते, मैं तुम्हें पर्स दे देती, लेकिन ये बुरा काम तो ना करते। गुड़िया आगे बढ़कर लड़के को पर्स से सारे पैसे निकाल कर देती बोली, बाजी गलती होगी, आइंदा नहीं करूंगा। लड़का आंसू साफ करके पैसे लेता खुशी से बोला, जबकि गुड़िया भी मुस्कुराती। दूसरी तरफ माथे पर लकीरों का जाल लिए वो गुस्से और कोफ्त से अब ये ड्रामा देख रहा था। हो गया खत्म ये ड्रामा? गुड़िया को देखकर तख्ती से पूछा, तुम्हें ड्रामा लग रहा है? गुड़िया ने तब कर कहा, तो और क्या है, पहले इसको मारना और अब उसकी मदद, ये सब क्या तमाशा है? आकिब गुस्से से बोला। ओ हेलो तमीज से, पहली बात मैंने तुम्हें नहीं कहा था यहाँ आओ, खुद ही आए थे हीरो बनने, लेकिन अफसोस तुम्हें चांस नहीं मिल सका। गुड़िया मजाक उड़ाकर बोली, और शट अप, मुझे ऐसे दो टके के तमाशे में कोई दिलचस्पी नहीं, और यहाँ इसलिए आया कि ये मेरा फर्ज था। आकिब गुस्से से घूर कर बोला, जिस पर गुड़िया हंस दी। सारे फर्ज एक क्या तुम्हारे ही हैं? कितने वेले हो तुम, कोई काम वाम नहीं करते? गुड़िया हैरान होती बोली, उफ, मेरा ही टाइम खराब चल रहा है जो तुम जैसी बदतमीज लड़की से दिमाग खपा रहा हूँ। आकिब गुस्से से पाँव मारता वहां से तनफन करता निकल गया। जाओ जाओ, कोई और फर्ज तुम्हारा है, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा होगा। गुड़िया पीछे से ऊंचा बोली, जैसे वो नजरअंदाज करता निकल गया। इधर वो दोनों गुड़िया और लड़के को वापस में लड़ता देखकर हैरान थी। तुम जानती हो इसके जाने के बाद? गुड़िया तो वो बोली, अरे यार जानना क्या है, इस बंदे की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है, इसका नाम भी लो तो मुझे गुस्सा आने लगता है, बदतमीज। गुड़िया गुस्से से बोली, अच्छा छोड़ो, चलो किसी अच्छी जगह खाना खाएं। गुड़िया के पीछे भागकर, मुझे तो भूख लगी है। इंशाल जल्दी से भूख भूख करती बोली, जिस पर सब सर झटक कर इस तरफ चल दिए। अच्छा खासा घूम फिर कर आप तीनों घर जा चुकी थी, तुम हमारे पास ही रुक जाओ। इंशाल बोली, नहीं मुझे आगा जान के बगैर नींद नहीं आती, रात को सुलाकर फिर खुद सोने जाते हैं। गुड़िया जल्दी से बोली, वैसे गुड़िया जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम कैसे रहोगी? अशनाल सोचती हुई बोली, जिस पर गुड़िया हंस कर लोटपोट होगी। अरे शादी और मैं, कैसी बातें करती हो, मैं कहीं नहीं जाने वाली अपने आका जान को छोड़कर। गुड़िया मजे से बोली, चलो ना करो, पर आका जान की तो होगी ही ना शादी। इंशाल बोली, जिस पर गुड़िया के चेहरे पर चमक आई। हाय कितना मजा आएगा ना जब आका जान की शादी होगी, मेरे हैंडसम आका जान दूल्हा बनेंगे। वाह, मैं आज ही आका जान से बात करती हूँ। गुड़िया अपनी प्लानिंग बताती बोली, जिस पर इंशाल और अशनाल बे ने उसे हैरत से देखा। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रही हो? गुड़िया ने दोनों को देखकर पूछा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इंशाल सर पर हाथ मारकर बोली, हाँ ये तो है। चलो अब मैं जरा आगा जान को कॉल कर लूं कि वो आ जाएं। गुड़िया सेल निकाल कर बोली और साथ ही कॉल मिला दी। बॉस की बात पर हिफाब सही मायने में परेशान हुई थी। सर आखिर ये सब किस लिए कह रहे हैं, इस सब से इनको क्या फायदा? हिफ्ता सोचों के भंवर में डूबी सोच रही थी, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। आखिर सोचों का तसलसल तब टूटा जब मनान रोने लगा तो हिफ्ता इसके जाने मतवजह हुई और इसे फीडर पे लाने लगी। आज फिर वो लड़की दिमाग खराब करके जा चुकी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ खाक में मिला दे। हु द हेल, चीजों को हाथ मारकर नीचे फेंक कर गुस्से से बोला, कौन सर जी? अमजद आहिस्ता से बोला, वो बदतमीज लड़की, कसम से अब अगर मुझे नजर आई तो मैं वो हाल करूंगा कि इसके अगले पिछले भी याद रखेंगे। आकिब गुस्से से भरा बोला, सर जी गुस्सा ठीक नहीं होता, आप ये लें पानी पी लें थोड़ा सा। अंडे पानी का गिलास पकड़ाकर बोला, जिसे एक ही सांस में वो पी गया। तुम जाओ हया के पीछे, मामला बहुत खतरनाक है, मैं नहीं चाहता कि नुकसान हो जाए, इसलिए तुम एहतियात और होशियारी से काम करना और हया की हिफाजत भी। गुस्सा तो एक तरफ रखकर वो अमजद से बोला, ओके सर। अमजद जल्दी से बोला, जाओ। अब अमजद को कहने लगा और साथ ही सिगरेट सुलगा लिया। अमजद सलूट मारकर वहां से चला गया और सेल निकाल कर कुछ काम करने लगा। गुड़िया को लेने मुस्तफ़ा फंदी आ चुके थे। गुड़िया दोनों से मिलती कार में आ बैठी। हो गया टेस्ट तैयार? मुस्तफ़ा ने गुड़िया से पूछा। जी आका जान, आपको पता पूरे 2 घंटे पढ़ाई की हमने। गुड़िया लंबी लंबी छोड़ती बोली, ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आका जान मुस्कुराहट दबाकर बोले, जी देखा ना, मैं तो हूँ ही अच्छी। गुड़िया फैल कर बोली, हाँ वो तो है, मेरी डोल तो सबसे प्यारी है। मुस्तफ़ा मुस्कुराकर गुड़िया के सर पर प्यार करके बोला, अच्छा मैंने सब कुछ नया सोचा, अब कुछ नया सोचा। गुड़िया फॉर्म में आती बोली, क्या सोचा मेरी डोल ने, हमें भी तो बताएं। मुस्तफ़ा ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि आपकी शादी कर देते हैं, फिर हमारी भाभी आएगी, आप बस जल्दी से भाभी ले आए ना आप भी। गुड़िया जोश खरोश से बोल रही थी जबकि मुस्तफ़ा हैरान हुआ, गुड़िया की बातें सुन रहा था। एक मिनट, ये सब किससे सुनकर आई हो? मुस्तफ़ा ने पूछा। अरे पूछना क्यों भला, सबके भाई की शादी होती है ना, तो आपकी भी करेंगे हम। गुड़िया सर पर हाथ मारकर
समझा कर बोली। अच्छा छोड़ो इस बात को, मुस्तफ़ा ने कहा। नहीं नहीं आका जान, आपको नहीं पता, हम पर मुझे फिक्र है। देखे ना, आप इतने बड़े तो हो गए, अब तो शादी करनी बनती है ना। गुड़िया जल्दी से बोली। ओके ओके कर लेंगे मेरा बच्चा, अभी आप ये बताओ आइसक्रीम खाओगी? मुस्तफ़ा ने कार एक पार्लर के सामने रोक कर कहा, जिस पर आप गुड़िया शादी वाले टॉपिक को छोड़कर आइसक्रीम की तरफ मतवज्जो हो गई थी। और मुस्तफ़ा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। गुड़िया को आइसक्रीम खिलाई और साथ ही दो और आइसक्रीम पैक करवा ली, इनके लिए जो घर में भूखे बने बैठे थे। सेल में कॉल लिस्ट देखते हुए अचानक नजर द डेयरिंग गर्ल पर पड़ी, तो लब अपने आप ही मुस्कुरा दिया। उफ तौबा, आजकल की कैसी लड़कियां होती जा रही हैं, कोई तमीज लिहाज नहीं, मुंह फट और बदतमीज। आकर नंबर को देखता हुआ याद करके बोला और फिर सेल रखकर केस को देखने लगा। घर पहुंचते ही सामने मुहिब हाल से बेहाल हुआ पड़ा था और हाय हाय कर रहा था, जबकि दूसरी जाने मुहिब नोट्स रखे लिख लिख कर कमला हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम, गुड़िया घर आते ही बोली। लो आ गई लोमड़ी, मुहिब मुंह बनाकर और चिढ़कर बोला। शैतान की नानी बोलो इसे। मुहिब भी थका हुआ बोला। कैसे हैं भैया लोग? गुड़िया दोनों के पास जाकर गले में बाजू डालकर बोली। जिंदा है, चलती फिरती मैयतें हैं। मुहिब बुरी सी शक्ल बनाकर बोला। मुहिब फजूल बातें मत किया करो, कितनी बार कहा है। मुस्तफ़ा जो घर में दाखिल हो रहा था, मुहिब की बात पर गुस्सा करता बोला। सॉरी भैया। मुहिब आहिस्ता से बोला। चलो सब मुंह हाथ धो लो, फिर खाना खाते हैं। मुस्तफ़ा ने ऑर्डर दिया। शुक्र आप कुछ ले आए, कसम से मेरी तो जान निकली जा रही थी भूख से। मुहिब जल्दी से बोला। हाँ जानता हूँ, तुम लोगों की भूख भी बिल्कुल तुम जैसी है। चलो शाबाश, जल्दी से आ जाओ सब। मुस्तफ़ा किचन की जानिब जाता हुआ बोला। ओके अभी आए। मोहित भी जल्दी से जूते पहनकर भागता हुआ बोला, जबकि गुड़िया बैग कमरे में रखने जा चुकी थी और मुस्तफ़ा फंदी कफ के बटन खोले फोल्ड करता खाना बर्तनों में निकाल रहा था। अब प्लीज कहीं ना आकिब से वो आ जाए घर। मरियम बेगम बोली। बेगम एक ही बात बार बार कर करके आप थकती नहीं है? मुस्तफ़ा साहब ने सख्ती से कहा। माँ हूं ना, क्या करूं, मेरे जिगर का टुकड़ा है, आपको क्या मालूम। माँ का दिल तब तक पुरसकून नहीं होता जब तक उसकी औलाद उसकी आंखों के सामने ना हो। मरियम बेगम नम आंखों से बोली। एहसास है मुझे भी, लेकिन तुम ही बताओ ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आखिर अपनी औलाद के लिए ही ना। तो जब वो ही मेरा सहारा नहीं बन रहा तो मैं सख्ती भी ना करूं? मुर्तजा साहब नरम होते बोले। पर आप इस तरह करके से मजीद खुद से और इस घर से दूर कर रहे हैं, वो बहुत दूर होता जा रहा है हम सबसे। बेरियम बेगम बोली। भरोसा रखें, रहने दें इसे, बाहर 2 दिन रह कर अकल आ जाएगी, तब ले आएंगे घर। मुर्तजा साहब बेगम मरियम के आंसू पूंछ कर बोले। जजाकल्ला। पर मरियम बेगम खामोश सी रह गई और बाहर निकल गई। मेरा भी दिल दुखता है मरियम, लेकिन मैं ये इसकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। मुर्तजा साहब आहिस्ता से बोलते हुए किताब खोलकर बैठ गए। वैसे आज तो भैया आपको नींद बहुत मजे की आएगी ना? गुड़िया खाना खाकर बाद में चाय पीते हुए मुहिब से बोली, जो अभी अभी मुहिब बनाकर सबके लिए लाया था। गुड़िया की बात पर मुहिब ने गुस्से से पहलू बदला। जाहिर है मेहनत करना आसान काम तो है नहीं, और करके खाना तो बहुत ही मुश्किल है। पर सच तो यह है कि हमारे मुहिब भैया जान हर माह में एक दिन ही रोटी हलाल करते हैं। मुहिब को पकड़ कर बैठ कर बोला, जिस पर मुहिब ने गुस्से से दोनों को घूरा। बस अब लड़ाई नहीं करो तुम लोग। और तुम मुहिब, ये सजा इसलिए थी कि तुम अपनी गलती को समझो। देखो तुम लोग मुझे एक जैसे अजीज हो। मुस्तफ़ा फंदी मोहब्बत लिए गुड़िया के पास बैठा बोला। आगा जान आप बेहतर हैं ये कहें कि मुझ में और मुहिब में कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये लूमड़ी तो हम दोनों से ही ज्यादा प्यारी है आपको। मुहिब जलकर बोला, जिस पर मुस्तफ़ा फंदी ने घूर कर देखा और मुहिब वहीं खामोश हो गया। फजूल बातें मत किया करो, गुड़िया मेरी बहन नहीं बेटी है मेरी, और तुम लोग भाई ही नहीं बेटे हो मेरे। गुड़िया को इसलिए ज्यादा प्यार दिया जाता है कि तुम दोनों से ज्यादा हसास और नाजुक है, और तुम लोग अब समझदार हो जाओ, सुधर जाओ, अब बड़े हो गए हो। मुस्तफ़ा फंदी गुड़िया को अपने साथ लगाए दोनों को देख कर बोला, जिस पर मुहिब शर्मसार हुआ। सॉरी भैया, मेरा मतलब वो नहीं था। मुहिब नादम हुआ तो बोला। कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग आपस में कोई भी खलिश रखो, और ना ही मैंने तुम सबकी तरबियत ऐसी की है, और मुझे तुम सब पर फख्र है। मुस्तफ़ा मुस्कुराकर दोनों को अपनी जानिब आने का इशारा करता बोला, जिस पर मोहिब दोनों मुस्कुराकर मुस्तफ़ा की जानिब चल पड़े और मुस्तफ़ा के कंधे से लग गए। यूं ही मोहब्बत और प्यार से रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और तुम सब मुझे जान से भी ज्यादा अजीज हो। मुस्तफ़ा गुड़िया के माथे पर बोसा देता प्यार से बोला, जिस पर मोहिब भी मुस्कुरा दिया और गुड़िया के माथे पर बोसा दिया। चलो अब बहुत हो गई बातें, अब जाओ सब सो जाओ। मुस्तफ़ा खड़ा होता सबको बोला, जिस पर मोहिब मुस्तफ़ा के गले मिलते, साथ ही प्यार से रुखसार पर लब रखते कमरे की जानिब चले गए, जबकि मुस्तफ़ा गुड़िया को उसके कमरे की जानिब छोड़ने चला गया। हया थकी हारी घर आई तो सामने ही हया की मामा सूट परत कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हया गले लगती प्यार से बोली। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? नसीम बेगम मसरूफ सी बोली। नहीं जा रही हूँ, हया शरारत से बोली, जिस पर नसीम बेगम ने घूर कर देखा। क्या हुआ?
कहाँ की तैयारी है वैसे? हया सोफे पर बैठकर बोली, तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो, खाना वाना टेबल पर रखा है, रख दिया है मैंने, जल्दी से खाना खाओ, और तुम्हारे कमरे में मैंने तुम्हारे कपड़े भी रख दिए हैं, वो पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शादी पर जा रहे हैं तुम्हारे ताया की बेटी की। नसीम बेगम जल्दी जल्दी हया को बताती बोली, अब ये कौन सी बेटी है मामा, और ये इतना अचानक कैसे? हया हैरत से बोली, हाँ कुछ देर पहले तुम्हारी ताई का फोन आया था, इन्होंने दावत दी। नसीम बेगम बोली, तो मामा आप जाएं, मुझे नहीं जाना, और ये भी भला दावत हुई, 2 मिनट पहले बताना कि भाई शादी है आप भी आ जाएं। हया तब कर बोली, फजूल बातें मत करो, मसरूफ होंगे वो, तभी याद नहीं रहा होगा इनको, चलो अब बातें खत्म और हाथ चलाओ जल्दी। नसीम बेगम बोली, मामा मुझे नहीं जाना, और वहां तो मैं जानती नहीं किसी को, मैं क्या करूंगी वहां? हया ने टालना चाहा, जबकि नसीम बेगम ने सख्त घूरी से नवाजा, अच्छा जाती हूँ, लेकिन अगर वहां मैंने कुछ बोल दिया तो मुझसे गिला मत करना आप। हया पाँव मारती हुई बोलती चली गई, जिस पर नसीम बेगम सर पर हाथ मारकर रह गई। आकिब के बैठे हुए अचानक देर में कुछ सूझा और सेल उठाया और नंबर पर एक नजर डालकर ओके करता कान से लगाया। 2-3 बेल के बाद जाकर किसी ने फोन उठाया। कौन है? गुस्से से भरी हुई वो नींद में डूबी आवाज सुनाई दी। गुड़िया सो रही थी जब अचानक कॉल आने लग गई। गुड़िया ने तकिए में मुंह दे लिया, मगर फिर भी कॉल पर कॉल आई जा रही थी। आखिर थक कर सेल को बिना देखे कान से लगाया। कौन है? गुस्से से गुड़िया बोली। ओ लगता है मैंने तंग कर दिया, आकिब लब दबाकर बोला। इस आवाज पर गुड़िया ने पूरी आंखें खोली। गुड़िया ने सेल को कान से हटाकर नंबर देखा जो अनजान था। कौन हो? गुड़िया ने गुस्से से पूछा। गुमनाम शख्स, आकिब ने धीमी आवाज में कहा। गुड़िया ने त्यूरी चढ़ाई। अब ये क्या चीज है? कोई नया ड्रामा आया है? गुड़िया ने तब कर कहा। आया तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। आकिब ने पुरसकून होकर कहा। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? गुड़िया गुस्से से बोली। तुम हो मेरा मसला। आकिब मजे से बोला। न जाने क्यों इसे तंग करके से मजा आ रहा था। शट अप, कोई काम नहीं है तुमको? इतनी कोई इंतहाई को फजूल किस्म की आदमी है। गुड़िया बोली। ओ खैर, काम तो बहुत है, और सबसे बढ़कर खास काम तो अब कर रहा हूँ। आकिब लब दबाकर बोला। भाड़ में जाओ मेरी तरफ से बदतमीज। गुड़िया चल कर बोली। गुड़िया की बात पर आकिब ने चेहरे पर सकूत खूबसूरत हंसी आ गई, जिसे कोई देख लेता तो आंख झपकना भूल जाता। तमीज का सबक ही तो लेने के लिए कॉल किया। मुझे मालूम हुआ है तुम्हारे पास काफी तमीज है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत मैं भी उधार ले लूं। आकिब ढीठ बनकर बोला। उफ देखो, मैं आखिरी बार फोन कर रही हूँ, सुना तुमने? अब अगर कॉल आई तो कसम से मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगी, और तुम्हें पता है वहां कितनी पिटाई होती है। फिर तुम क्या, तुम्हारे तो अच्छे अच्छे भी सुधर जाएंगे। गुड़िया गुस्से से उसे डरा कर बोली। गुड़िया की बात पर आकिब का दिल किया कि वो ऊंचा ऊंचा हंसे। ओ सच में? आकिब ने जरा डरने की एक्टिंग करते कहा। हाँ तो और क्या, बहुत मारते हैं वहां पर, और खाने में भी पतली दाल मिलती है। इस इसलिए कह रही हूँ बात आ जाओ, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। गुड़िया मजीद डरा कर बोली। ओके ओके ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि जेल भेजने के लिए पहले आपके पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए। आकिब जानबूझकर बात को तूल देता बोला। हाँ तो है ना सबूत, तुम मुझे तंग करते रहते हो। गुड़िया बोली। इस लिहाज से तो फिर तुम पर भी कि मैं केस कर सकता हूँ। आकिब वेट पेपर को घुमाकर बोला। क्या मतलब? मैंने कब तंग किया? गुड़िया हैरत से बोली। शायद भूल रही हो मोहतरमा, तुमने ही तो मुझे तंग किया था। आकिब ने कहा। कब? और मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तंग करूंगी तुम जैसे फजूल बंदे को? गुड़िया तब कर बोली। पागल कुत्ते का तो पता नहीं, लेकिन डियर डेयर वाले मच्छर ने जरूर काटा है। आकिब ने कहा, जिस पर गुड़िया का मुंह खुल गया। क्या मतलब? कौन था डेयर? गुड़िया गड़बड़ा कर उठ बैठी और बोली। याददाश्त काफी कमजोर है, बादाम खाया करो। आकिब लब दबाकर हंसी रोक कर बोला। इसकी बात पर गुड़िया आंखें बंद करके सोचने लग गई। तो तुम वो पुलिस वाले हो? कुछ देर बाद गुड़िया परेशानी से बोली। ओ खैर इतनी भी कमजोर याददाश्त नहीं है तुम्हारी जितनी मैं समझ रहा था। आकिब अब चेयर पर घूम कर बोला। देखो तुम जो कोई भी हो, वो बस एक डेयर था, ओके? फजूल में तंग नहीं करो हमें। गुड़िया नॉर्मल होती बोली, क्योंकि पुलिस वालों के बारे में काफी हद तक सुन रखा था उसने, और वो नहीं चाहती थी कि आगे जाकर कोई मसला हो। ओह रियली? वैसे ये किस्म के फजूल ढेर कितनी बार कर चुकी हो? आकिब ने पूछा। मैं तुम्हारे जैसी फजूल नहीं हूँ, आई समझ? ये पहली और आखिरी बार था। अगर पता होता कि तुम जैसा बदतमीज इंसान पीछे बढ़ जाएगा तो मैं कभी ना करती। गुड़िया दांत पीस कर बोली। अब तो हो गया ना, चलो ये तो अच्छा हो गया कि फर्स्ट टाइम मुझ पर ही ट्राई किया तुमने। आकिब सीधा होता बोला। जान छोड़ो, अब कॉल आई तो? गुड़िया तब कर बोली। तो क्या, मुझे पुलिस को पकड़वा दोगी? आकिब मजे से आगे को झुक कर बोला। उफ कहाँ फंस गई, बाहर में जाओ तुम। गुड़िया जल कर बोली। साथ में चलेंगे? इतनी भी क्या जल्दी है? आकिब महसूस होता बोला, जिस पर गुड़िया ने गुस्से से हाथ बंद किए। और आखिरी बात, आकिब संजीदा होता बोला। फरमाओ।
गुड़िया बोली, ऐसा डेयर किसी और के साथ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं अपनी बात बार बार कहने का आदी नहीं हूँ। माइंड इट, टेक केयर, बाय माई डेयरिंग गर्ल। आकिब अपनी बात मुकम्मल करता कॉल काट गया। गुड़िया मुंह खोले सेल को देख रही थी और गुस्से से सेल को बेड पर फेंका। हु द हेल, इसकी इतनी हिम्मत जो मुझे और मुझ पर, यानी गुड़िया द ग्रेट पर हुक्म चलाए। इसकी तो मैं वो हालत करूंगी, ये याद रखेगा। समझता क्या है खुद को, जाहिल कहीं का। पुलिस वाला है तो मैं क्या करूं, मैं कौन सा डरती हूँ, और डरती है मेरी जूती। अब जरा करना कॉल, तुम ऐसे रख रख कर सुनाओगे कि तुम्हारे फरिश्ते भी पनाह मांगेंगे। तुम, मेरा नाम गुड़िया नहीं। गुड़िया गुस्से से पागल होती कमरे में चक्कर लगाती गुस्से से बोलती जा रही थी, जबकि दूसरी जानिब आकिब ने खामोश निगाह सर पर डाली और फिर अपनी कही बात पर सोचा। जो लड़की मुझे लव यू बोले, मैं नहीं चाहता ये लव तो किसी और को भी बोले। आकिब ने सोचा, अचानक ही न जाने कैसे और कब यह सोच इसके दिमाग में आई, और इसने एक अनजान राग का फैसला कर लिया। टाइम देखता हुआ अपनी चीजें उठाकर निकल गया। बाहर गार्ड सो रहा था, जिसको चेयर पर पांव मारकर उसने बेदार किया। यहाँ सोने की तनख्वाह नहीं मिलती तुम्हें, कौम की हिफाजत करने की मिलती है। अब अगर आइंदा मैंने देखा तो याद रखना, तुम्हारी हालत बहुत बुरी होगी। कड़ी नजर इस पर डालकर आकिब बोला, सॉरी सर। गार्ड डरकर नादिम होता बोला, अमजद का कहना, मैं जरा फ्लैट पर जा रहा हूँ, पीछे कोई केस आए तो देख ले, कुछ टाइम तक मैं आ जाऊंगा। कार में बैठकर गार्ड को बोलता वहां से चला गया। फ्लैट में आकर जेब से कीज निकालकर टेबल पर रखता हुआ खुद अपने कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद फ्रेश होता बाहर आया, एक नजर खुद पर डालकर किचन में घुस गया। इस स्टडी के लिए वो हॉस्टल में रहा था, लेकिन फिर मुर्तजा साहब से जिद करके फ्लैट ले लिया था, और वहां पर अपना खाना ज्यादातर वो खुद ही बना लिया करता था। बाहर का खाना उसे पसंद नहीं था, इसलिए काफी हद तक कुकिंग तो इसे आती ही थी। किचन में जाते ही कप फोल्ड करता, पैन निकालकर इसमें ऑयल डाला, चूल्हे पर रखा और खुद तेज तेज हाथ चलाता हुआ अंडा फेंट रहा था। अंडे में हल्की मिर्च और नमक मिलाकर गर्म ऑयल में डालता फ्राई करने लगा। अगले 2 मिनट में अंडा फ्राई हो चुका था। अंडा प्लेट में निकालकर किचन में दराज से ब्रेड निकाल कर जो कल ही वो लाया था, इसे ओवन में गर्म करता प्लेट में रखकर टेबल पर आ गया। साथ ही एक गिलास पानी का रख लिया। खाना खाने के बाद बर्तन अच्छे से धोकर वापस जगह पर रखता खुद के लिए कॉफी बनाने लगा। जब टेबल पर पड़ा सेल बजने लगा, हाथ साफ करता सेल उठाकर देखने लगा जहां मरियम बेगम की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, आहिस्ता आवाज में सलाम करता कॉफी मग में निकालने लगा। कैसे हो आकिब, मरियम बेगम बोली। फिट, आप सुनाए कैसी हैं। आकिब मग पकड़कर सोफे पर आकर बैठकर बोला, जिस माँ की औलाद उसकी आंखों के सामने ना हो, वो भला कैसे ठीक रह सकती है। मरियम बेगम रंधी आवाज में बोली, मामा प्लीज मेरी फिक्र आप मत किया करें, मैं ठीक हूँ। आहिस्ता से बोला, कब आओगे घर, मरियम बेगम ने पूछा। मामा प्लीज कोई और बात नहीं है क्या, नीली आंखों में बेदारी लिए वो बोला। तरस गई हूँ तुम्हारा चेहरा देखने के लिए, अब आ जाओ घर, इतनी देर अच्छी नहीं होती। मरियम बेगम दुख से बोली, मम्मा अगर आपने यही बातें करनी है तो मैं जाऊं। आकिब ने कहा, अभी तुम्हें फिक्र नहीं है ना, जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी तब पूछूंगी कि माँ और बाप के दिल पर क्या बीतती है। मरियम बेगम नाराज सी बोली, ओह बच्चों से याद आया, आपके लिए जल्दी एक सरप्राइज लाऊंगा। आकिब सोचता हुआ बोला, और जिस पर मरियम बेगम हैरान हुई। किस तरह का सरप्राइज, बेगम मरियम ने पूछा। अभी नहीं, बाद में, और आप अपना ख्याल रखें, और डैड का भी। मैं नाराज नहीं हूँ, ना आपसे और ना ही डैड से, बस कुछ मसला है, इसलिए मुझे घर से दूर रहना है। आप ज्यादा परेशान मत हुआ करें, जैसे ही काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। लव यू मॉम, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज। आकिब जल्दी जल्दी बोलता हुआ कॉल काट गया। लव यू टू, अल्लाह हाफिज। मरियम बेगम मुस्कुराकर बोलती सेल को देखकर बोली। अब वो मुतमईन थी। हाँ अमजद बोलो, अमजद को कॉल मिलाकर बोला। अमजद की कॉल आ रही थी, जिसकी वजह से उसने मरियम बेगम को बाय बोला था। सर एक केस आया है, आप जल्दी से आ जाएं, अमजद परेशान था बोला। ओके, जल्दी जल्दी। मग किचन मग किचन में रखता हुआ कीज उठाकर फ्लैट को लॉक करता बाहर को भागा। क्या हुआ, कुछ परेशान हो बेटा, राशिदा बेगम हफ्जा को खामोश देखकर बोली। नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। हफ्जा सीधी होती बोली। वो नहीं चाहती थी कि राशिदा बेगम बिला वजह परेशान हो जाए। कुछ तो है, बताओ। शाबाश, राशिदा बेगम ने कहा। अम्मी मेरे बॉस ने मुझे सेक्रेटरी बना दिया है, हफ्जा ने सांस लेकर कहा। लेकिन क्यों, राशिदा बेगम हैरान होती बोली। पता नहीं, अचानक ही इन्होंने कहा, हिफ्जा ने जवाब दिया। मुझे वो कुछ ठीक नजर नहीं लग रहा, राशिदा बेगम बोली। मुझे भी, लेकिन ये नौकरी मजबूरी है, हिफ्जा बोली।
पर बेटा ध्यान से। राजदा बेगम परेशान हुई। हाँ अम्मी, जब तक कोई और नौकरी नहीं मिल जाती तब तक ये नौकरी मैं नहीं छोड़ सकती। अगर नौकरी छोड़ दी तो हम खाएंगे क्या? हिफ्जा दुख से बोली। कोई बात नहीं, रब वारिस है ना, तुम परेशान मत हो, अल्लाह कोई बेहतर रास्ता निकाल देगा। राजदा बेगम हौसला देती बोली, जबकि दिल ही दिल में वो खुद बहुत परेशान हो चुकी थी। हाँ कल से कोई और नौकरी भी तलाश करती हूँ ताकि इससे जल्द अज जल्द छुटकारा मिल जाए। हिफ्जा बोली, चलो कुछ नहीं होता, अल्लाह पर यकीन रखो, सब बेहतर होगा, सो जाओ अब। मैंने मनान को सुला दिया है। राजदा बेगम हिफ्जा को लेटाकर चादर डालती हुई बोली, जबकि हिफ्जा फिर से माजी की तल्ख यादों में खो चुकी थी। तो न जाने कब उसका पीछा छोड़ेंगी। गुड़िया आखिर गुस्सा भरी हुई अपना गुस्सा खुद ही बातें करती निकालती आखिर थक कर कर सो चुकी थी। तेज ड्राइव करता हुआ आकिब मुर्तजा स्टेशन पर पहुंचा, जहां सामने ही कुछ लड़कियां वहां पकड़ कर लाई गई थी। सादा कपड़ों में ब्लैक शर्ट और ब्राउन जीन्स एक सख्त निगाह सब पर डालकर अंदर चला गया। इसे आता देखकर सब जल्दी से खड़े होकर सलूट मारने लगे। हाँ बताओ क्या केस है और इन लड़कियों को क्यों पकड़ कर लाए हो? नीली आंखों में सख्ती रही उसने पूछा। सर ये लड़कियां हमें एक जगह रेड करने पर मिली हैं, वहाँ ये सब कैद की गई थी। आधी आदमी तो भागे लेकिन इनको हमने पकड़ लिया और यहाँ ले आए, अमजद ने बताया। और इनसे बयान लिया? नीली आंखों में सुर्खी लिए सब पर नजर डालता बोला, जी सर, इनका कहना है कि वो वहां पर कैदी थी, इनको मुख्तलिफ शहरों से लाया गया है और अब कुछ ही दिन तक इनका सौदा होने वाला था, लेकिन पहले ही हमने पकड़ लिया। अमजद ने सारी बात बताई। ठीक है, तुम इनसे एड्रेस पूछकर इनके घर वालों को इतला करो और कोशिश करो कि मीडिया को इस बात की खबर ना हो, वरना इन लड़कियों की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। आकिब ने सब लड़कियों को सर से पांव तक एक नज़र देखकर खास तौर पर कहा, ओके सर। अमजद ने सलूट मारा और वहां से चला गया, जबकि वो खुद उठकर इनके करीब आया। तुम में से सबको जबरदस्ती लाया गया था? सबको देखकर आकिब ने पूछा, जी सर, मैं रिक्शा से कॉलेज से घर जा रही थी जब अचानक किसी ने मेरे चेहरे पर कोई स्प्रे कर दिया और फिर मुझे नहीं पता कैसे मैं वहां पहुंच गई। एक लड़की जो उम्र में 15 साल मुश्किल से थी वो रोती हुई बोली, सर हमारे घर वाले कैसे कबूल करेंगे हमें, और मेरे तो भाई मुझे जान से मार देंगे, इनको अपनी इज्जत बहुत अजीज है, इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मुझे गोली मार दें। एक लड़की रोती हुई हाथ बांध कर बोली। आकिब आकिब उसे देखने लगा। कुछ नहीं और कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, परेशान मत हो, मुझे अपना भाई ही समझो। आकिब उसे जमीन से उठाकर सर पर हाथ रखता बोला। तब तक अमजद आ गया। सबके घर वालों को इतला कर दी गई है, वो आ रहे हैं। अमजद बोला, ठीक है, तुम एहतियात करो और इन सबके घर वालों को सबसे पहले मेरे पास भेजना। आकिब बोला, ओके सर। अमजद ने कहा और फिर आकिब सब पर एक नजर डालकर अपने ऑफिस की जानिब चला गया। जी, और नसीम बेगम टैक्सी पर मतलूबा जगह पहुंच चुकी थी। हया के पापा की काफ़ी साल पहले डेथ हो गई थी और वो भी पुलिस में अच्छे ओहदे पर थे। इसके बाद हया के दुधियाल वालों ने बिल्कुल ही हाथ पीछे खींच लिया और इनकी साल में एक बार फ़ोन पर हालचाल पूछ लेते। नसीम बेगम ने अपनी सेविंग से घर को चलाया और कुछ सिलाई वगैरह करके फिर जब हया ने होश संभाला तो वो साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगी। यूँ हया ने अपने पापा की ख्वाहिश के मुताबिक पुलिस ज्वाइन कर ली। हया को जहर लगते थे ऐसे रिश्ते जो कभी इनके थे ही नहीं। यही वजह थी कि हया कभी नहीं गई थी, इसलिए अब इसे तो ये तक नहीं पता था कि इनके कजन कितने हैं और कौन है। हया को यह भी याद नहीं था कि वो आखिरी बार कब मिली थी। टैक्सी से उतरकर नसीम बेगम ने किराया दिया और एक जानब चल दी। सामने एक बड़ी कोठी थी, शानदार जगमगाती हुई लाइटों में घिरी। हया मुंह खोले देख रही थी। मामा ये किसका घर है? हया हैरत से देखती बोली, ये तुम्हारे ताया का घर है। नसीम बेगम माजी की यादों में खोई बोली, वाह कितनी प्यारी है ये। हया आगे बढ़कर अंदर जाती बोली। पीछे ही नसीम बेगम आंसू साफ करती अंदर की जाने बढ़ गई। हया अंदर गई तो सामने ही लॉन में तेज म्यूजिक के साथ हाई क्लास के सब लोग मगन थे। हया ने सबको देखा। हया के मुताबिक इनके कजन पुराने जहन के होंगे, लेकिन यहाँ तो माहौल को देखकर हया खुद को बुरी रूह समझ रही थी। देखो सब खानदान वाले हैं, तुम कोई उल्टा काम मत करना जिससे मुझे शर्मिंदगी हो, नसीम बेगम ने हया को समझाया। हाय मामा ये तो सब बहुत ज्यादा मॉडर्न है। हया सबको देखकर बोली। चलो अब चुप। नसीम आगे जाती बोली। सामने ही एक महंगी और खूबसूरत साड़ी पहने नसीम बेगम को देखकर इनकी जानिब आ गई। अरे नसीम भाभी, इतनी देर लगा दी आपने? वो औरत बोली। बस भाभी, हया ड्यूटी से जैसे ही आई तो हम इधर आ गए, नसीम बेगम गले मिलती बोली। और उस औरत ने हया को सर से पांव तक देखा। हया ने लाइट ग्रीन का कलर का फ्रॉक पहना हुआ था जिस पर हल्का हल्का नफीस काम किया गया था। साथ ही में बाल खोले, दुपट्टा सर पर लिए, मेकअप के नाम पर काजल और लिपस्टिक लगाए, खूबसूरत नकुश लिए खड़ी सामने वाली आंटी को ही देख रही थी। अरे ये अपनी हया है, कितनी बड़ी और माशाल्लाह प्यारी हो गई है। भाभी
मैंने उसे देखा था तो मैंने जब उसे देखा था तो ये छोटी सी थी और अब देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई। वो औरत हया को गले लगाकर प्यार से बोली, ज़ाहिर है बंदा बड़ा ही होगा ना, छोटा तो होने से रहा, हद करती हैं ये गुमनाम आंटी भी। हया आहिस्ता से बोली, कुछ कहा बेटा आपने? वो आंटी बोली, अरे नहीं आंटी, मैं तो कह रही थी कि आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। हया मुस्कुरा कर बोली, हाँ भाई प्यारा तो होगा ना, आखिर शहर के सबसे महंगे बुटीक से जो लिया है। खैर भाभी आए ना, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वो मुस्कुराकर एक अदा से कहती हुई इनको शानदार हॉल की जानिब ले जाती बोली और नसीम बेगम उन्हीं चादर संभाले हया को सख्त नज़र से खामोश रहने का बोलती पीछे चल दी, जबकि हया तो सब कुछ देख देख कर कड़ रही थी। सुबह उठकर गुड़िया ने मोहिब और मोहिब को उठाया और प्लान तरतीब देने लगे, क्योंकि आज उनके मोस्ट चार्मिंग भाई की बर्थडे थी। यस, जिसके लिए इन्होंने स्पेशल प्लान बना रहे थे। आखिर सब ने अपने अपने ख्यालात बताए और फिर शाम तक सबको मिलाकर कोई एक डन करने का कहा। फिर सब जल्दी जल्दी नाश्ता करते आगा जान के साथ अपने कॉलेज यूनि की जानिब चल दिए। तब लड़कियों के घर वालों से मिलकर इनको खास तौर पर तनबीह की कि वो इन पर किसी किस्म का कोई दबाव या फिर किसी किस्म की तकलीफ ना दें, और फिर सबको इनके घर भेज दिया गया। सब में इसे अच्छा खासा टाइम लग गया। अगली सुबह की शाम होने को थी जब सेल पर रिमाइंडर बजा। जब सेल देखा तो माथे पर हाथ मारा, ओह शिट, टाइम बहुत कम है और मुझे अभी गिफ्ट लेना है और फिर घर भी ढूंढना है। आकिब सर पर हाथ मारता तेजी से चीजें उठाकर बाइक की जानिब भागा। अमजद, ध्यान से कोई मसला हो तो मुझे कॉल करना, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अमजद को खास हदायत करता चला गया। आयुफ्दा सुबह ही तैयार होकर फैक्ट्री की जानब चली गई, लेकिन आज मनान को साथ नहीं लाई थी, क्योंकि आज इसे काम खत्म करके को एक दो जगह अपनी सीवी भी ले जानी थी ताकि कहीं और भी जॉब जल्दी मिल जाए। इसी सोच में जा रही थी जब कार पास आकर रुकी और उसका बॉस पान खाता हिफ्जा को इशारे से अंदर आने का बोलने लगा। हिफ्जा ने जब्त करके मना करना चाहा, लेकिन फिर भी मजबूरन आप बैठना पड़ा। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? बॉस ने पूछा। ज्यादा नहीं पर जितने हैं बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हिफ्जा ने बात को गोल मोल किया। कोई भाई नहीं है क्या? बॉस उसने फिर से पूछा। देखें सर, माजरत के साथ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझ पर पर्सनल हो, सफदर ने सख्त अंदाज में कहा, जिसका काफी हद तक असर हुआ कि सारा रास्ता खामोशी से कटा और वहां पहुंचकर हफ्जा तेजी से वहां से निकलकर चली गई। चिड़िया के पर काटना पड़ेंगे पहले, बहुत तेज है। मुंह पर हाथ मारता हुआ वो खबासत से बोलता पीछे ही अंदर चला गया। अरे खालदा, मेरी नई फिर सेक्रेटरी को अच्छे से तैयार करो, फिर मुझे एक मीटिंग पर जाना है। खालदा को बोलता हुआ अपने ऑफिस में चला गया, जबकि खालदा हिफ्जा की जानिब चली गई। चलो उठो मैडम, जल्दी से शक्ल ठीक कर लो, बॉस की मीटिंग है और वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। खालदा हाथ में कपड़े लिए बोली, मुझे नहीं बनना इनकी सेक्रेटरी, अब मना कर दें। हिफ्जा ने गुस्सा जब्त करके कहा, देखो मैडम, मेरी पास से फजूल टाइम नहीं है, और इसलिए चुपचाप उठो और पहन कर तैयार हो जाओ। नहीं तो अपना रास्ता नापो। खालदा गुस्से से ड्रेस पहनकर बोलकर वहां से चली गई। हिफ्जा मजबूरी से आंसू पीकर रह गई और नाचार उठकर तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद एक लड़की आई और जबरदस्ती हिफ्जा का मेकअप करके चली गई। हिफ्जा खुद को देखकर दंग रह गई। कहाँ वो बदहाल लड़की और कहाँ ये खूबसूरती से मालामाल लड़की। काले रंग के जोड़े में दुपट्टा सर पर लिए वो गजब ढा रही थी। अचानक कमरा खुला और बॉस वहां दाखिल हुआ। जब हड़बड़ाकर हिफ्जा ने अपना चेहरा छुपा लिया। लियाकत बलोच तो हिफ्जा को खूबसूरती में वहीं जम सा गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाकई खुदा ने बहुत फुर्सत से तुम्हें बनाया है। लियाकत करीब आकर बोला। देखिए सर, मुझे नहीं बनना आपकी सेक्रेटरी, हिफ्जा संभल कर बोली, जिस पर लियाकत बलोच ने हिफ्जा का छुपा चेहरा देखा। अब क्या किया जा सकता है? मैंने तुम्हें बना दिया है तो जाहिर है यही काम करना पड़ेगा। अब लियाकत बलोच ने कहा, यह नौकरी मेरी मजबूरी है सर, बेहतर आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। हिफ्जा ने तल्ख होकर कहा, तो ठीक है, शौक से करो, लेकिन आज की नौकरी तो तुम्हें करना ही होगी, नहीं तो इस माह की तनख्वाह को बिल्कुल भूल जाओ। लियाकत बलोच पान डब्बी से निकालकर मुंह में रखकर बोला। हिफ्जा दुख से कड़ कर रह गई। अब मजबूरी में और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और ये दुपट्टा लड़की, इसे सेट करो, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, ना कि किसी मिलाद में। लियाकत बलोच एक नज़र डालकर वहां से जाता बोला। हिफ्जा अपने सर पकड़ कर बैठ गई। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब एक लड़की वहां आई और हिफ्जा का दुपट्टा कंधे पर डालकर एक पल्लू हाथ में पकड़कर ठीक से सेट करने लगी। हिफ्जा बेबसी से ये सब देखती रह गई। आंसू से के पलकों की बाढ़ से निकल रहे थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अली, मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। हिफ्जा सख्ती से आंसू साफ करके बोली। तभी इसे बुलावा आ गया कि बाहर बड़े साहब इंतजार कर रहे हैं।
इधर इंशाल और अशनाल से मिलकर भी एक प्लान बनाकर फिर मोहिब मोहिब को मैसेज कर दिया। इसी वजह से वो सब जल्दी जल्दी घर पहुंच गए थे और ज़ोरों शोर से तैयारी कर रहे थे। मोहिब और मोहिब के केक बना रहे थे जबकि गुड़िया डेकोरेशन कर रही थी। इनको ये सब आका जान के आने से पहले ख़त्म करना था। भैया ये देखें, गुड़िया छुरी दिखा कर बोली, जिसे उसने प्यार से बनाया था। हाँ प्यारी है, चलो अब जल्दी से टेरेस पर वो टेबल भी देखो और इसे भी सजाओ। मोहिब ने हाथ चलाते हुए कहा। ओके। गुड़िया चीजें उठाकर ऊपर की जाने भागी। वहां पर टेरेस पर एक टेबल था जहां पर वो सब हर माह सब अपनी अपनी शिकायत लगाते थे और साथ ही कोई ना कोई गेम खेला करते थे। गुड़िया ने टेबल को साफ किया और फिर जल्दी जल्दी इसे अपने प्लान के मुताबिक सजाने लगी। आकिब तेज ड्राइव करता हुआ एक शॉपिंग मॉल आया। वहां आखिर आधा घंटे बाद जाकर इसे कोई गिफ्ट पसंद आया और फिर इसे पैक करवाकर खुद वहीं से एक प्यारा सा फूलों का दस्ता लेने लगा। आखिर को इससे सबसे अच्छे रखलौते दोस्त की बर्थडे थी, जिसे काफी अरसे बाद इसे मिलने जा रहा था। पर या वरना ज्यादातर बाहर कहीं या फिर कॉल पर ही बातचीत हो जाया करती थी। दस्ता फूलों का लेकर फिर गिफ्ट लेकर पेमेंट करता वहां से आ गया। टाइम काफी हो चुका था। फ्लैट में आकर चीजें एक तरफ रखता जल्दी से एक अच्छी थी हल्की नेवी कलर में शर्ट और साथ ब्लैक जीन्स लेता, शावर लिया और फिर अच्छे से बाल सेट करने लगा। बालों को ठीक से सेट करके ऊंधा शूज पहने बाजू फोल्ड करता ड्रेस ढूंढने लगा। ओ शिट यार, डायरी तो घर पड़ी है। सर पर हाथ मारकर याद आते बोला। फिर याद आया कि घर की तरह की एक डायरी इसके ऑफिस में भी है। याद आते ही जल्दी से सैल उठाकर अमजद को कॉल करने लगा। जी सर, अमजद ने कहा। अमजद, मेरे टेबल पर नीचे वाले दराज में डायरी होगी, से निकालो। आकिब ने जल्दी जल्दी चीजें पकड़ कर कहा। अमजद भी कमरे की जानिब भागा और डायरी ढूंढ ली। जी सर, मिल गई। अब क्या करूं? अमजद ने कहा। अपने सर पर मार लो। आकिब ने तब कर कहा। अमजद ने हड़बड़ाकर जल्दी से सर में मार ली सर। अब क्या करूं? अमजद ने पूछा। उफ पागल, खोलो इसे। इसमें पहले पेज पर एक एड्रेस लिखा होगा, वो मुझे जल्दी से मेल करो। घड़ी पर एक नजर डालकर अमजद को कहा और फ्लैट का दरवाजा लॉक करने लगा। ओके सर, अमजद कहता कॉल काट गया। कुछ ही मिनट बाद अमजद का मैसेज आ गया। एड्रेस को देखकर कुछ याद आया। ये एड्रेस तो पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ? आकिब ने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन कुछ याद ना आया। फिर इग्नोर करता कार मतलूबा साइड पर जाने लगा। नसीम बेगम इसे सब के बारे में बता रही थी और वो मुंह खोले सबको देख रही थी। ये सब घूर क्यों रहे हैं मुझे? हया ने आहिस्ता से नसीम बेगम से पूछा। चुप, नसीम बेगम ने आहिस्ता से घूर कर कहा, जिस पर हया मुंह बनाकर रह गई। माशाल्लाह भाभी, हया तो बहुत बड़ी हो गई। हया के तयाबू करीब आकर बोले। जी, आप पहले कहते तो मैं ना बड़ी होती, छोटी ही रह जाती। हया दांत पीस कर बोली। हया की बात पर सबने हैरत हया को देखा, जबकि नसीम बेगम ने सर पर हाथ मारा। मजाक कर रही है? नसीम बेगम ने बात को संभाला। कोई बात नहीं, बच्ची है और ये तो उम्र है। तयाबू मुस्कुराकर बोले। चलो जाओ बाहर, आप सब बाहर हैं, वो सब आपके अपने ही हैं, बातें करो एक दूसरे से। तयाबू हया से बोले। अपना अपने। हया मुंह बनाकर आहिस्ता से बोलती बाहर चली गई। यहाँ शादी पर हद से ज्यादा बोर हो रही थी। ऐसे ही मम्मा ले आई, कहा भी था मैंने नहीं जाना। हया गुस्से से बोली। सब एक बार हेलो हाय करके पार्टी में मगन हो चुके थे और हया सबका मुंह देख रही थी। मिस्टर किन्नी, आप यहाँ भी? लगता है आपको बर्तन धोने के लिए बुलाया होगा। पीछे से जानी पहचानी आवाज आई, जिस पर हया करंट खाकर खड़ी हुई। तुम यहाँ भी? हया तब कर बोली और सामने वाले को देखा, जिसने सफेद शर्ट पहन रखी थी और वो बाजू तक फोल्ड थी, लेकिन चेहरे पर अजीब चमक थी। क्या? हया एक पल को ठहरती गई। जी, ये तो मेरा घर है खैर से, लेकिन आप यहाँ कहीं मेरी ऑफर कबूल तो नहीं कर ली? बाजू बांधकर इसने हया को सर से पांव तक देखकर पूछा। मैं यहाँ शादी पर आई हूँ। हया दांत पीस कर जब्त करती बोली। जी, जाहिर है शादी का माहौल है तो शादी पर आएंगी आप, और इतना तैयार होकर आई हैं। इस तरह तो काम करते हुए आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। कुछ सोचकर फिर से वो बोला। तुमने अब एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो गुस्से से भड़क कर बोली। हाय, ये फकीर कब से खून पीने लग गए? हैरान होकर उसने पूछा। जब से तुम जैसे बदतमीज लोग नजर आए हैं। हया बोली। मिस फकीरनी, ये आप सरासर गलत कह रही हैं। मैं तो बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। सामने वाले ने अफसोस से कहा। तुम हो गए फकीर, तुम्हारा खानदान फकीर। अब मुझे बोला फकीरनी तो कसम से मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। हया, कत्ल कर दूंगी। हया गुस्से से बोली। ओके ओके, नहीं बोलूंगा। फिर बता दो फकीरनी को। फकीरनी नहीं तो क्या बोलूं? हया का तपा चेहरा देखकर उसने पूछा। मम्मा। हया गुस्से से पाँव पटक कर वहां से चली गई। अब ये क्या? अपनी मम्मा को भी ले आई? चलो अच्छा है, गरीब होगी, कमाई अच्छी हो जाएगी। हया को तेज तेज जाता देखकर उसने कहा। शाह बेटा, पीछे से किसी ने आवाज लगाई।
जब मुड़कर देखा तो सामने ही नसीम बेगम खड़ी थी। अरे आंटी आप कब आई? मुझे बता देती, मैं खुद ले आता आपको। शाह नसीम बेगम के गले मिलकर बोला, बस अचानक आ गई। तुम सुनाओ कैसे हो? माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए। बड़े हो गए हो बेगम। नसीम बेगम मोहब्बत से बोली। हया नहीं आई? शाह ने पूछा। आई है ना, इधर कहीं होगी। नसीम बेगम ने नजर घुमाकर कहा। चलें ठीक है, मैं जरा काम कर लूँ थोड़ा, फिर फ्री होकर आता हूँ। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। शाह मुस्कुराकर कहता वहां से चला गया और नसीम बेगम हया को तलाश करने लगी। मुस्तफ़ा फंदी जैसे ही घर दाखिल हुआ तो गुड़िया और मोहिब सब दरवाजे की साइड पर छुप गए। जैसे ही दरवाजा खुला सबने एकदम शोर मचा दिया। मुस्तफ़ा ने परेशानी से सबको देखा, फिर बर्थडे का पोस्टर देखकर समझ आया तो मुस्कुरा दिया। हैप्पी बर्थडे आगा जान। गुड़िया सबसे आगे होकर मुस्तफ़ा को गले लगती, साथ ही दोनों गालों गालों पर किस करती बोली। गुड़िया के पीछे ही मोहिब ने भी ऐसे ही बर्थडे विश की। थैंक्स डॉल। मुस्तफ़ा मोहब्बत से गुड़िया के माथा चूमकर बोला, क्योंकि वो जानता था ये सबसे ज्यादा प्लान इसी का होगा, हमेशा की तरह। आगा जान ये थैंक से नहीं चले, सिर्फ नहीं चलेगा, कुछ ज्यादा बड़ा करे। मोहिब मजे से बोला। तो मतलब तुम लोग पहले ही प्लान कर चुके हो? मुस्तफ़ा ने कहा। जी हाँ बिल्कुल। मोहिब ने उसने हिस्सा डाला। ओके ओके, जो तुम लोग कहोगे वही होगा। आप खुश? मुस्तफ़ा ने हाथ खड़े करके कहा। याहू, ये हुई ना बात, अब जल्दी से तैयार हो जाए, सब कुछ रेडी है, गुड़िया ने कहा। मुस्तफ़ा मुस्कुराकर कमरे की जानिब चल दिया। पीछे से सबने एक दूसरे को इशारा किया। कुछ मिनट के बाद मुस्तफ़ा तैयार होता बाहर आया। गुड़िया और बाकी सब खड़े इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ, गुड़िया भागकर जाती बोली और बगैर देखे दरवाजा खोल दिया। जैसे ही सामने वाले को देखा तो वोट का झटका लगा और यही हाल सामने वाले का था। तुम यहाँ भी? गुड़िया ने मुंह खोलकर बोला। एक मिनट, ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकिब ने माथे पर त्योरी लाकर कहा। वैसे तुमसे मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी कि मेरा पीछा करते हुए यहाँ मेरे घर तक आ जाओगे, लेकिन मैं बता दूं ये मेरा घर है, मेरा घर, समझ गए? गुड़िया मजे से बोली। शट अप, फजूल में मूड नहीं खराब करो मेरा, और रास्ता नापो। आकिब ने गाड़ी से फूलों का दस्ता और बाकी चीजें निकाल कर कहा। ओ हेलो, मैं क्यों जाऊं, ये मेरा घर है। गुड़िया हैरत से तपकर बोली। तुम यानी तुम यहाँ इस घर में रहती हो? आकिब हैरान होकर बोला। जी हाँ। गुड़िया कमर पर हाथ रखकर बोली। ओ माय गॉड, आकिब हैरान होता बोला। तभी मुस्तफ़ा वहां आया। कौन है डोल? मुस्तफ़ा ने पूछा। आगा जान कोई फकीर है, गुड़िया नाक चढ़ाकर बोली। खुद को फकीर कहने पर आकिब गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन मुस्तफ़ा वहां आ रहा था जब नजर आकिब पर पड़ी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मुस्तफ़ा अक्का बक्का आकिब को गले लगाता बोला, जबकि गुड़िया अब मुंह खोले कभी आगा जान तो कभी इस खड़ूस को देख रही थी। यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। मुस्तफ़ा आकिब को साथ लगाकर अंदर ले जाता बोला। गुड़िया ये चीजें महब से कहो, अंदर ले आए, मुस्तफ़ा ने गुड़िया से कहा, जबकि गुड़िया अब सदमे में थी। अगर उसने गुड़िया का बता दिया कि इस दिन एक लड़के को मारा था तो इसके आगा जान तो नाराज हो जाएंगे। इसे किसी भी तरह करके इस खड़ूस को रोकना था कि वो कोई ऐसी वैसी बता ना कोई ऐसी वैसी बता ना दे। जबकि आकिब खुद हैरान था कि वो बदतमीज लड़की कैसे मुस्तफ़ा की बहन हो सकती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।